हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्टेशनरी वेव। इसको स्टैंडिंग वेव भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव क्या होता है, वो कैसे प्रोड्यूस करी जाती है, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और वो जो हमारी प्रोग्रेसिव वेव है या जो ट्रैवलिंग वेव है उससे अलग कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी जो है वो अलग है हमारी ट्रैवलिंग वेव से। ठीक है, इसके पहले हमने इस चैप्टर में देखा है वेव्स क्या होता है, उसके बाद में रिफ्लेक्शन क्या होता है वेव्स का, वेव्स के टाइप्स पढ़े थे। उससे पहले प्रोग्रेसिव वेव देखा था हमने, उसमें दो टाइप से, एक ट्रांसवर्स वेव था और दूसरा लॉन्जिट्यूडिनल वेव था। उन दोनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था, वो था रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड कैसे होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड कैसे होता है, और उसके बाद में हमने पढ़ा था वो था सुपरपोजिशन ऑफ वेव। वो सारे टॉपिक आपको आज यहाँ पे लगने वाले हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियोस जो है वो आप ज़रूर देखो, एटलीस्ट कंसेप्ट कर लो उनसे। नहीं तो फिर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसको आज हम सिंपल करेंगे, लेकिन वो वीडियोस आपने पहले देखे होने चाहिए, तो ये बहुत ही सिंपल जाएगा। लोग इससे डरते हैं इस कंसेप्ट से, लेकिन ये कंसेप्ट उतना भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम समझेंगे। वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव सबसे पहले होती क्या है, उसके बाद में उसको प्रोड्यूस कैसे करा जाता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखना, स्टेशनरी का मतलब क्या है। स्टेशनरी मतलब रेस्ट। ठीक है, इतना तो हमें मालूम है, मैकेनिक्स पढ़ा है हमने। तो स्टेशनरी मतलब रेस्ट होता है, और ऐसी वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी लेकिन वो रेस्ट में हो। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। वेव का मतलब क्या है, वेव मतलब एक जगह पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा और वो आगे आगे ट्रैवल होते जाएगा, लेकिन ये ऐसा है जो रेस्ट में रहेंगी। वेव्स जो रेस्ट में रहेंगी उनको बोलेंगे स्टेशनरी वेव। तो ऐसी भी कोई वेव्स होती है क्या? तो होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम अभी समझ लेते हैं। ठीक है, ये वेव जो है वो, उसका रीज़न है प्रोड्यूस होना सुपरपोजिशन। सबसे मेन रीज़न है इसका सुपरपोजिशन, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो पहला प्लस दूसरा, और कौन सी सम होती है, वो वेक्टर सम होती है। जब दो वेव्स सुपर इम्पोज होती है एक दूसरे पे एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, उन दो वेव्स के डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये है। उसके बाद में जो दो वेव्स होंगी जिनको हम सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है, सुपर इम्पोज तो करना ही है। ठीक है, उसमें कौन कौन होगा? एक होगा हमारी इंसिडेंट वेव, ठीक है, एंड कौन सी वेव? रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, अगर हमें एकदम परफेक्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करनी है तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, जैसे जिम में होते, जिम में दो स्ट्रिंग लगती है लेकिन हम एक ही लेंगे। ठीक है, और उसको हम यहाँ से जर्क देते रहेंगे। ठीक है, वेव्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कराते रहेंगे, वो वेव स्ट्रिंग पे जाती रहेगी, आगे आगे ट्रैवल होती रहेंगी। अगर आगे कोई फिक्स्ड एंड है या कोई फ्री एंड है, दोनों से क्या होता है, हमारी वेव रिफ्लेक्ट होंगी। तो अभी उसी एक ही स्ट्रिंग पे क्या हो जाएगा, आपका दो वेव्स रहेगी, एक रहेगी जाने वाली वेव और दूसरी उस एंड से आने वाली वेव्स। वो दोनों वेव्स क्या होगी, अभी एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होगी। ठीक है, तो सुपर इम्पोज किसको करना है हमें, एक इंसिडेंट वेव और दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव को। लेकिन मेन प्रॉपर्टी ये है, जो दो वेव्स को आप, और वही होगा भी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और ऑटोमेटिक वेवलेंथ भी क्या होनी चाहिए, उनकी सेम होनी चाहिए। वेवलेंथ सेम, ये तीन चीज़ें सेम होनी चाहिए। किसकी? दो वेव्स की, जिनको हम सुपर इम्पोज कराएंगे। तभी क्या होगा, तभी होगा हमारी परफेक्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, स्टेशनरी वेव हमें कब मिलेंगी, जब हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। किसको? दो वेव्स को। उनमें से एक होगी इंसिडेंट वेव और दूसरी होगी रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव को एक ही इसमें अगर बोला जाए तो ये दोनों वेव्स कैसी होनी चाहिए मालूम है? आइडेंटिकल। कैसी होनी चाहिए? सब कुछ जब ऑलमोस्ट सब सेम ही है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है दोनों वेव्स का,
तो क्या है, ऑलमोस्ट दोनों वेव्स है आइडेंटिकल। ठीक है, तो ऐसा जब होगा, जब हम उनको सुपर इम्पोज करेंगे तब क्या प्रोड्यूस होगा, तब प्रोड्यूस होगा हमारा स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव ऐसा होगा जो ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है, वो लूप बनाएगा। कैसे बनाएगा, कैसे करेंगे, हम अभी उसको देख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि स्टेशनरी वेव कब बनती है, परफेक्ट स्टेशनरी वेव कब बनती है। ठीक है, तो सुपर इम्पोज हो गई दो वेव्स, दोनों की एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, मतलब दोनों वेव्स आइडेंटिकल होनी चाहिए। तब क्या होंगी, किसी स्ट्रिंग पे, ठीक है, किसी स्ट्रिंग पे या किसी मीडियम में क्या प्रोड्यूस होगा, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक इंसिडेंट वेव जाएगी, टकरा के रिफ्लेक्टेड वेव आएगी, दोनों में सुपर इम्पोज होगा और हमें क्या मिलेगा, स्टेशनरी वेव मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं, स्टेशनरी वेव जो प्रोड्यूस होगा वो एक इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है, दोनों से प्रोड्यूस होगा। तो रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड एंड से और दूसरा होता है फ्री एंड से। आपका जो बुक है, महाराष्ट्र बोर्ड का जो बुक है, उसमें जो एक्सप्रेशन दिया है, वो जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। ठीक है, लेकिन हम दोनों पढ़ेंगे, बहुत ही कंसेप्ट को हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, नए बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वाला टॉपिक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन वाला कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक, और हाँ, उससे पहले हम जब कोई वेव, प्रोग्रेसिव वेव इस डायरेक्शन में जाती है पॉजिटिव, ठीक है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो पहली होंगी वो y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लो, इसको ऑलरेडी देख चुके हैं हम। ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के है वेव नंबर और के की वैल्यू होती है 2π अपॉन लैम्बडा। ठीक है, और ऐसी वेव जो इस डायरेक्शन में ट्रैवल होती है उनको हम बोलते हैं y, ठीक है, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। टर्मिनोलॉजी सेम होंगी, क्या चेंज है, सिर्फ माइनस का हमने क्या करा है, प्लस किया है। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दो वेव के लिए जो लिखा है हमने, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, फ्री एंड की ले लेते हैं, फ्री एंड का लेने के बाद हम फिक्स्ड एंड का ले लेंगे, वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, चलो दोस्तों, अभी हम लेते हैं एक सिंपल सी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, स्ट्रिंग लेंगे, उसको जर्क प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अगर मैं एक सेकंड में, यहाँ पे एक सेकंड में 4 बार जर्क देता हूँ, मतलब 4 वेव्स अगर मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ, वो चारों वेव्स प्रोपोगेट होंगी, चारों वेव्स एक सेकंड में उधर टकराएगी सरफेस को और वापस क्या हो जाएगी, चारों वेव एक सेकंड में रिटर्न होंगी। मतलब मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, एम्पलीट्यूड भी सेम ही रखना है, वेवलेंथ भी सेम ही रखना है। ऐसी वेव को मैं जाऊँगा, इंसिडेंट कराऊंगा किसी फ्री एंड पे और रिफ्लेक्ट होंगे। हमको मालूम है फ्री एंड का रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया है, फिर से एक बार बोलता हूँ, अगर एक पल्स भेजी मैंने और यहाँ पे हमने क्या करा था, रिंग थी। ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता था, वही वापस ऐसा रिफ्लेक्ट होता था। ठीक है, जो फिक्स्ड एंड होता था उसमें फेस चेंज होता था, यहाँ पे फेस चेंज होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि क्या है, ये वाला जो पॉइंट है वो मूवेबल है। ठीक है, मूवेबल है, इसलिए फेस चेंज नहीं होगा। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, मालूम है हमको, y1 इज इक्वल टू a। ठीक है, a1 नहीं लिखूंगा, a, क्योंकि मुझे एम्पलीट्यूड क्या रखना है, सेम रखना है। साइन ओमेगा का ओमेगा ही रखूंगा मैं, क्योंकि मुझे क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी भी सेम ही रखनी है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। के भी के ही रहेगा। ठीक है, 2π अपॉन लैम्बडा, 2π कांस्टेंट है, वेवलेंथ भी कांस्टेंट ही है। ठीक है, ऐसी ये वाली वेव को क्या मैं लिखूंगा, y2 इज इक्वल टू, अभी देखो वेव रिवर्स हो गई है, लेकिन एम्पलीट्यूड तो वही है, ऊपर ही है, एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं है, एम्पलीट्यूड क्या है, पॉजिटिव ही है, तो एम्पलीट्यूड को पॉजिटिव लिखेंगे, साइन है तो साइन लिखेंगे, ओमेगा टी का ओमेगा टी, क्योंकि दोनों, इसका ए है तो इसका भी है, इसका ओमेगा है तो इसका भी ओमेगा। ठीक है, और अभी सिर्फ चेंज क्या होगा, प्लस के एक्स। ठीक है, अभी ये वेव जाएगी, फ्री एंड पे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये है इंसिडेंट वेव, ये है रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, उन दोनों में क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन से हमें मालूम है क्या, y इज इक्वल टू y1 बार प्लस y2 बार।
ठीक है, इसको y1 बार y2 बार लिखते हैं हमने। ठीक, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। a कॉमन हो जाएगा, a दोनों में है, एक a वाला हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन, दिख रहा है आपको, ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। चेक कर लो कि आपको देखता, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इधर से लिखता हूँ। अभी हमें ये वाला फॉर्मूला मालूम है, साइन सी प्लस साइन डी, क्या लिखते हैं, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। 2 मल्टीप्लीकेशन है पूरा, 2 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, 2 बाहर a, ठीक है। अभी इनका साइन c प्लस डी अपॉन 2, c ये है पूरा, ये d है पूरा, c प्लस डी, देखो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद में माइनस के एक्स प्लस के एक्स कट अपॉन टू, ठीक है। उसके बाद में कॉस c माइनस डी, ये c है ये d है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी हो जाएगा कट, माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स अपॉन 2, इसको लिखेंगे 2a साइन ओमेगा टी, क्यों 2 कट हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ माइनस के एक्स। और यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी, क्या, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, तो वो यूज़ करो। क्या हो जाएगा, 2a, ये कॉस वाला पहले लिखता हूँ मैं, कॉस के एक्स, ठीक है, इंटू साइन ओमेगा टी। दोस्तों ये है आपका स्टेशनरी वेव के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड देखो क्या हो गया, सुपर इम्पोजिशन के बाद 2 टाइम्स a, ठीक है। आगे वाला जो है वो साइन ओमेगा टी है, ठीक है। उसके बाद में कॉस के अंदर क्या है, के एक्स। तो ये जो पूरा है ना, इसको और ढंग से लिखता हूँ मैं, ये जो 2a कॉस के एक्स है, इसके लिए मैं लिख देता हूँ कोई और टर्म, मान लो a लिख देता हूँ, छोटा a, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अभी उसको छोटा a क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो k क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है या वेव नंबर है, वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। x क्या होगा, पार्टिकल का पोजीशन, y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, वेव ऐसी जाएंगी हमारी। तो ओरिजिन से उस पार्टिकल का, जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हमें निकालना है, उस एम्पलीट्यूड उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस हम देखेंगे, वो क्या होगा, x होगा। वेव को ठीक से ऑब्जर्व करो, जो सुपर इम्पोज हो रही है दोनों वेव्स, उनका एम्पलीट्यूड है a और a, इसका एम्पलीट्यूड है 2a cos के x, ठीक है। हर एक जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ही क्या हो जाता है, हमारा पहला डिफरेंस समझ में आ जाता है प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव के बीच में। वो क्या है, देखो ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, ठीक है, y1 इज इक्वल टू a साइन, हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, a होगा, हर पार्टिकल का, एवरी पार्टिकल गेट्स चांस टू गो अप टू द हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड। प्रोग्रेसिव वेव में क्या है, जैसे जैसे वेव आगे जाती है, हर एक पार्टिकल को चांस मिलता है कि वो ऊपर जाए, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव आगे आगे जाती रहेगी। मान लो अभी कुछ पॉइंट पे पहला पॉइंट एम्पलीट्यूड तक पहुंच गया, जैसे ही पीछे से आ रही है वेव, वो वापस इस पॉइंट को ऊपर कर देंगे या इस पॉइंट को ऊपर कर देंगे। हर एक पार्टिकल को चांस मिलता है प्रोग्रेसिव वेव में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाने का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाने का। लेकिन स्टैंडिंग वेव में वैसा नहीं होता है, एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। अलग अलग पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा। तो ये पहला डिफरेंस है कि प्रोग्रेसिव वेव में एवरी पार्टिकल कैन रीच अप टू इट्स एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। लेकिन स्टैंडिंग वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके एक्सप्रेशन में सिर्फ a है, इसका मतलब क्या, सारे पार्टिकल a तक जा सकते हैं, एम्पलीट्यूड तक जा सकते हैं। इसमें वैसा नहीं, पोजीशन चेंज हो जाएगी ना पार्टिकल की, तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आगे साइन ओमेगा टी है, ठीक है, साइन फंक्शन है, मतलब क्या बोलेगा, वेव का जो शेप है वो साइन वेव ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है।
लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड तो चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। ओमेगा का ओमेगा ही है, ओमेगा पे कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं है। इधर ओमेगा टी लिखा था, इधर भी ओमेगा टी लिखा है, इधर भी ओमेगा टी ही लिख रहे हैं। तो हमारी जो नई स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही होगी जितनी हमारी जो दो वेव्स है जो सुपर इम्पोज हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारी स्टैंडिंग वेव की होंगी। दूसरा, जो हमारी दो वेव्स सुपर इम्पोज हो रही थी उनका जो वेवलेंथ था वही वेवलेंथ होगा किसका, जो हमारा स्टैंडिंग वेव बनेगा उसका। ठीक है, ये चीज़ें जरूर नोट करने लायक है। क्या फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ भी सेम रहेगी, सिर्फ अभी क्या चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा। अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको रखता हूँ। और अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको स्टैंडिंग वेव समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, वेव को, टाइम को बांट लेते हैं। ठीक, देखो क्या होगा, मैं लिखता हूँ टाइम पीरियड ऑफ वेव किससे डिनोट करते हैं, टी से। इस टी को ना मैं बांट लेता हूँ, टी इज इक्वल टू 0, T/4, उसके बाद में T/2, उसके बाद में 3T/4 और उसके बाद में T। मतलब कितने हिस्से करे मैंने, 4 हिस्से कर लिए। ठीक है, एक्चुअली ये 4 हिस्से हैं, 0 और T दोनों का कंडीशन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अपन वेव बनाएंगे, कौन सी वेव, स्टेशनरी वेव बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा y। ठीक है, चलो t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। t इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 0। किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करो। और हाँ, आपका जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक है इसमें k की जगह पे क्या करा है उन्होंने, सिर्फ 2π/λ यूज़ करा है और ओमेगा नहीं लिखा है उन्होंने क्या लिखा है मालूम है, 2πn, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो भी चलेगा। महाराष्ट्र स्टेट बुक में जो दिया है वो ऐसे मत करो, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा टर्म्स डाल दी है। 2πn इतना करने का ज़रूरत है नहीं, उसको सीधा सीधा ओमेगा लिखो। इसको वापस 2π कॉमन कांस्टेंट निकाल के नीचे इसमें करने का कोई ज़रूरत है नहीं। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। बाद में क्या करो लगे तो k की वैल्यू इधर 2π/λ डाल दो और ओमेगा की वैल्यू 2πn डाल दो। ठीक है, उतना कॉम्प्लेक्स में हमें नहीं जाना है। ठीक, चलिए अभी अपन क्या करते हैं इसमें। ठीक है, t की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। t की वैल्यू हम जैसे ही 0 पुट करेंगे साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, उन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ओके। अभी हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू पुट कर देते हैं T/4। तो देखो क्या होगा, साइन ओमेगा टी, इसको मैं ना बाजू में लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे काम में आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ। नीचे का दिखेगा क्या आपको, हाँ चलो दिख जाएगा। देखो y इज इक्वल टू 2a cos kx साइन ओमेगा की वैल्यू मालूम है आपको, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इनटू अभी हम क्या पुट करेंगे, इसमें t पुट करेंगे। ये वाला ठीक से देखो, इसमें पुट करते जाएंगे। चलो t की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं T/4। तो चलो इधर t की वैल्यू पुट कर देते हैं T/4। देखो t कट हो जाएगा, t कट हो जाएगा, 2/4 में डिवीजन होगा, नीचे क्या बचेगा π/2। साइन ए क्या बचेगा, π/2 हो जाएगा। साइन π/2 होता है 1, तो हमारी y क्या आ जाएंगी, y आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू, ये पूरा 1 हो गया ना, तो ये बचा 2a cos kx, ये बचा। तो मान लो ये है वो वैल्यू। ठीक है, और आगे साइन है। ठीक है, आगे क्या है, साइन है फंक्शन हमारा। तो साइन है तो वेव कैसी बनेगी, ये एम्पलीट्यूड है +2a, +2a तक जाएगा भाई, ये ऐसे हमारी वेव बनेगी। ठीक है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। ठीक है, इसको अलग पेन से करते हैं ताकि आसानी हो। एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है,
ये पॉइंट है, ठीक है। चलिए एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड 2a है। अभी आगे क्या लिखा है हमने, आगे है ये किसके लिए मिला, ये मिला t/4 के लिए, ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, आना चाहिए। अभी मैं वैल्यू पुट करता हूँ t/2, चलो t/2 पुट कर दिया। t/2 मैंने जैसे ही पुट करा 2 कट हो जाएगा, tt भी कट हो जाएगा, sin पाई बचेगा, sin पाई 0, तो फिर से क्या हो जाएगा t/2 पे ये है t/2 पे पूरा 0, सब पार्टिकल का बोल रहा हूँ मैं, सब पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, x कुछ भी हो, देखो x कुछ भी हो, अगर ये 0 है तो 0 इंटू ये कुछ भी करो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये x कुछ भी हो, मतलब पार्टिकल की पोजीशन कोई भी हो, सारे पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे, सारे पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली मतलब एट अ टाइम 0 पे होंगे। और वैसा ही पहले केस में था, अगर ये साइन का वाला टर्म 0 हो गया तो इसमें x कुछ भी हो, सारे पार्टिकल किस में होंगे, 0 में होंगे। ये हो गया हमारा t/2। अभी पुट करते हैं 3t/4, ठीक है, 3t/4। 3t/4 में क्या होगा, देखो यहाँ पे 3t/4 कर दिया मैंने, कट हो जाएगा tt, 2 और 4 में डिवीजन होगा, tt कट, 3π/2। साइन 3π/2 कितना होता है, साइन 3π/2 होता है -1। तो एम्पलीट्यूड कहाँ पे आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा -2a, ये -1 हो जाएगा और बचेगा -2a cos kx। तो -2a cos kx को कैसे लिखेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से जाएगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। अभी क्या होगा, माइनस से जाएगा, ठीक है, माइनस से स्टार्ट करेंगे, 0 से माइनस की तरफ जाएगा और ऐसा 0 से माइनस की तरफ गया, ऐसा। देखो ये जो एम्पलीट्यूड है ये भी एम्पलीट्यूड वही है, ठीक है। थोड़ा ये बड़ा हो गया है, थोड़ा ये छोटा लिखा है, उतना माफ़ कर देना, लेकिन क्या है, ये जो इतना है ना वही ये भी इतना नीचे है, ठीक है। अभी रफ करने में परवड़ेगा नहीं, चलो कर ही देते हैं। ऐसा है, ये भी कैसा है, ऐसा है, ठीक है, ओके। अभी क्या करते हैं, फाइनली t पुट कर देते हैं। अगर t पुट करेंगे तो साइन 2π कितना हो जाएगा, साइन 2π वापस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वापस किस में आएंगे, वापस आएंगे हम 0 पे, फाइनल t पे क्या आ जाएंगे, 0 पे। x कुछ भी हो, साइन 2π 0 होता है, ये x कुछ भी हो, देखो बाकी सब कांस्टेंट है, 2a एम्पलीट्यूड है, cos है, k भी कांस्टेंट है, वेव नंबर। x कुछ भी हो, ये आगे वाला 0 हो गया तो क्या हो जाएंगे, सारे पार्टिकल्स किस पे आएंगे, 0 पे आएंगे, ठीक है। वापस यहाँ पे एक पार्टिकल बता दूँ, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल। दोस्तों इन वेव्स को ठीक से ऑब्जर्व करो, इन वेव्स को ठीक से ऑब्जर्व करो। ये मैंने क्या ड्रॉ करी है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, उससे मैंने ड्रॉ करा है ये स्टैंडिंग वेव अलग अलग टाइम पे। ये कर रहे मतलब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे देख रहे हैं। हम तो वेव बना चुके हैं, मान लो मैं वेव बना रहा हूँ कंटिन्यूसली, मैं ऐसे इसको जर्क देके मेरा घंटा हो चुका है, सामने से कोई बंदा आ रहा है और वो क्या कर रहा है, इस वेव का जो मैं जर्क दे रहा हूँ, जो मैं स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसका कोई फोटो खींच रहा है। वो फोटो खींचने का टाइम अलग अलग है, पहला टाइम है 0, वो जब पहला फोटो खींचेगा वो 0, उसके बाद में वो जब दूसरा खींचेगा वो t/4 t/2 ऐसे टाइम वाइज वो फोटो खींचेगा। और अलग अलग फोटो अगर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो वेव हमको ऐसे दिखेगी, वेव हमको ऐसे दिखेगी, ये -2a cos kx, ठीक है। तो वेव हमको ऐसे दिखेगी और हमें क्या पता चलेगा, अगर ठीक से देखेंगे कि एक वेव्स पे ऐसे कुछ पॉइंट्स है, ऐसे कोई पॉइंट्स है जो हमेशा 0 पे रहेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पार्टिकल, कुछ भी हो, टाइम कुछ भी हो, लेना देना नहीं है। इस एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमेशा 0 पे, ये वाला पॉइंट देखो ये 0 पे है, ये भी अभी वही पार्टिकल है फिर से 0 पे है, ये भी वही पार्टिकल है फिर से 0 पे है, ये वही पार्टिकल है फिर से 0 पे। वैसा ही इसके साथ हो रहा, ये 0 पे था पहले, टाइम कुछ भी है वापस 0 पे, टाइम कुछ भी हो फिर से 0 फिर से 0 फिर से 0 0 0 0, इसके लिए भी वैसा ही है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि स्टैंडिंग वेव जब बनती है तो स्टैंडिंग वेव में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं
टाइम कुछ भी हो उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। उनका जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये तो मालूम है वेव क्या करती है, वेव पार्टिकल्स को एसएचएम में लाती है, ठीक है। एसएचएम में लाती है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, मीडियम के अगर प्रोग्रेसिव वेव जाती है तो सारे पार्टिकल्स पोजीशन बदलते हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई पार्टिकल एक ही पोजीशन पे उसकी मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, नहीं। टाइम के हिसाब से क्या होगा, पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है। हर पार्टिकल को मौका मिलता है कि वो उसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाए, वेव के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाए। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं वो बिल्कुल नहीं हिलेंगे जगह से, वैसे कि वैसे रहेंगे, टाइम कुछ भी हो, ठीक है। तो वैसे पार्टिकल्स को हम बोलेंगे नोड्स, वैसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्स। तो ये नोड है, ठीक है, उसके बाद में ये भी नोड है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड, ये भी नोड है, ये सब क्या है, नोड है। वो पार्टिकल देखो फिर से बता रहा हूँ, कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलाएंगे। मीन पोजीशन पे है ना, तो मीन पोजीशन पे ही रहेंगे। तो एक और डिफरेंस मिल जा रहा है हमको कि स्टेशनरी वेव में नोड्स प्रोड्यूस होते हैं। स्टेशनरी वेव्स में क्या प्रोड्यूस होते हैं, नोड्स। नोड्स मतलब वेव के ऐसे पॉइंट्स जहाँ का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो बोल दो या एम्पलीट्यूड क्या होता है, जीरो हमेशा, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। वो पार्टिकल का जो नोड या और एक होगा जिसको बोलेंगे एंटी नोड, वो हम देखते हैं। पार्टिकल का नोड या एंटी नोड होना वो किस पे डिपेंड करता है, उस पार्टिकल की पोजीशन पे, उस पार्टिकल की पोजीशन पे। ये वाला पार्टिकल हमेशा क्या बनाएगा, नोड बनाएगा, इसके आगे वाले पार्टिकल नहीं बनाएंगे। फिर से ये वाला पार्टिकल क्या बनेगा, नोड बनेगा। मतलब कुछ ऐसी स्पेसिफिक पोजीशन से, ठीक है, स्पेसिफिक डिस्टेंसेस से इन पॉइंट्स के, उन डिस्टेंस पे ही क्या होगा, नोड बनेगा, ठीक है। देखो वेव है ना, स्टेशनरी वेव हम अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह की बना सकते हैं, ठीक है। नोड जो है वो अगर स्टेशनरी वेव अलग अलग होंगी तो अलग अलग जगह पे नोड्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर वेव लिया हमने, उसको रिफ्लेक्ट करा के सुपर इम्पोज करा, तो ये जो दो नोड बन रहे हैं ना, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। स्टेशनरी वेव आपकी कोई भी हो फिर, ठीक है। फिर से बताता हूँ मैं स्टेटमेंट आपको, अलग अलग स्टेशनरी वेव्स अलग अलग जगह पे नोड्स बना सकती है, ठीक है। अलग अलग स्टेशनरी वेव्स अलग अलग जगह पे नोड्स एंड एंटी नोड्स बना सकती है। लेकिन कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स या कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिर स्टेशनरी वेव कोई भी हो। यहाँ पे देखो नोड्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। ये पूरी वेव कितनी होती है, ये पूरी वेव की डिस्टेंस होता है लैम्डा। ये आधा वेव है, ठीक है, और इतना आधा वेव है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा λ/2। ये पूरी वेव होंगी आगे जाके, यहाँ से यहाँ पे इतनी वेव कितनी है, आधी वेव है, आधी वेव है तो आधी लेंथ है λ/2। टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा λ/2, वो होगा λ/2, ठीक है। तो अगर आपको नोड्स निकालने हैं, ठीक है, नोड्स कहाँ पे बनेंगे, चलो मैं इसको थोड़ा भी रफ कर दूँ। आपको बोला कि स्टेशनरी वेव दी है, उसका इक्वेशन ऐसा है, उसका इक्वेशन ऐसा है, बताओ नोड्स कहाँ पे बनेंगे। अभी नोड्स कहाँ पे बनेंगे तो उसके लिए क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए। नोड्स मतलब क्या, पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल या ऐसा पॉइंट जहाँ का एम्पलीट्यूड जीरो हो, जहाँ का एम्पलीट्यूड जीरो हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 2a cos kx इज इक्वल टू 0 बता देंगे। इसका मतलब क्या, 2a तो उधर चल के 0 हो जाएगा, cos k की वैल्यू डाल दो 2π/λ इंटू x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्टेप क्या बनाएंगे इस पर्टिकुलर वेव के लिए, ठीक है, अलग अलग वेव का अलग अलग होता है। यहाँ पे वापस में लिख दूँ ω/t, ठीक। तो देखो सबसे पहले x, देयरफॉर 2π/λ इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 270 होना चाहिए। ये थोड़ा और ये हो जाएगा, देखो मैं करता हूँ यहाँ पे 2πx/λ π/2 होना चाहिए, π/2 मतलब 90, क्योंकि cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। वापस cos कितना,
कॉस 3π/2 होता है 0, वापस कॉस कितना 5π/2 होता है 0, ऐसे। तो इनको इक्वेट करते जाओ, पाई कट हो जाएगा, ठीक है, पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है, लैम्बडा उधर चल जाएगा, ये नीचे आते जाएगा। तो क्या होगा, ठीक से देखो, λ/4, ठीक है, कहाँ पे आया, λ/4 पे। पहला इक्वेट करो, पहला सवाल करो, बाकी का आ जाएगा, उसको अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो ये 2 डिवाइड को चल जाएगा, हो जाएगा 4, पाई कट, ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो λ/4। वापस इसको मल्टीप्लाई करो, 3λ/4, वापस 5λ/4, ऐसे आगे आगे जाते जाएगा। तो इस पॉइंट्स पे हमें क्या मिलते जाएंगे, इस पर्टिकुलर स्टेशनरी वेव के इक्वेशन के लिए हमें क्या मिलता जाएगा, ये मिलता जाएगा। अभी π/2 की जगह पे λ/4 डाल सकते हैं अपन। देखो कैसे, अगर फेस की बात करते हैं तो ये 0 होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पाई होता है, और ये क्या होता है 2π, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ का डिस्टेंस होता है π/4, ये पूरा पाई है यहाँ से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा π/2, ये π/2 है। और वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे तो देखो ये पूरा है लैम्बडा, ठीक है, ये λ/2, ये 0, इस λ/2 के 2 हिस्से करो, λ/4 प्लस λ/4, तो इतना डिस्टेंस होता है λ/4, 1 λ/4, देखो 2 λ/4, 3 λ/4 और 4 लैम्बडा/4, मतलब 4 लैम्बडा/4 मतलब कितना हो जाता है, टोटल लैम्बडा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन मालूम है हमको, 2π = लैम्बडा, पाई = λ/2, π/2 = λ/4। इस तरह से अपन पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को लिख सकते हैं। फेज मतलब एंगल में लिखते हैं, पाथ को किस में लिखते हैं, लैम्बडा में लिखते हैं। तो दोस्तों इस इक्वेशन के लिए, इस तरह की साइन वेव के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से नोड्स की पोजीशन लिख सकते हैं। दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो इसमें से माइनस कर लो, ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, 3 λ/4 माइनस λ/4, 2 λ/4 λ/2। वैसे ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, वापस कितना आएगा, λ/2 आएगा, ठीक है। तो नोड्स की पोजीशन, इसको बोल लिखेंगे नोड्स की पोजीशन हमें कहाँ पे मिलेंगी, नोड्स की पोजीशन हमें मिलेंगी इस पर्टिकुलर स्टेशनरी वेव के लिए। मैं इस पर्टिकुलर वेव के लिए क्या बोल रहा हूँ, हम स्टेशनरी वेव के बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हैं, बहुत सारे इक्वेशन। ये तो सिर्फ एक टाइप है स्टेशनरी वेव का, एक इक्वेशन है, ठीक है। हमें अलग अलग तरह के इक्वेशंस पूछे जा सकते हैं। और हाँ, स्टेशनरी वेव पहचानेंगे कैसे, नॉर्मल वेव, प्रोग्रेसिव वेव को कैसे लिखते हैं, y = a sin ωt प्लस माइनस क्या kx, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर कोई वेव का इक्वेशन लिखा है उसमें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वो क्या है, सिंपली प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। लेकिन अगर कोई वेव का इक्वेशन लिखा है और उस वेव के इक्वेशन में अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करे हैं, कॉस साइन हो सकता है, साइन कॉस हो सकता है, कॉस कॉस हो सकता है, साइन साइन भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, पोजीशन इधर उधर हो सकती है। अरे इसको तो गिरना ही है, सॉरी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टेशनरी वेव के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन पोजीशंस पे x = λ/4, इन पोजीशंस पे हमें क्या मिलेगा, नोड्स की पोजीशन मिल जाएगी। अलग अलग वेव्स आपको दिए रहेंगे, उसमें से पहला आपको ठीक से देखना होगा, ठीक है। जहाँ पे जिस टर्म में x होगा ना, वो वाला टर्म उठा देना, उसको 0 लगा देना, ठीक है। और उस तरह से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में याद होने चाहिए, आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर वेव के लिए यहाँ पे मिलेगा। और हाँ, कोई भी अलग अलग कितना भी इक्वेशन दिया हो, हमेशा अगर वो बोले कि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इक्वेशन कोई भी हो, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा, λ/2, ठीक है। भले ही ये λ/4 की जगह पे λ/2 अगर आया, तो यहाँ पे फिर लैम्बडा आना ही आना है, क्योंकि क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/2 होना चाहिए। अलग अलग इक्वेशन अगर देंगे आपको, तो आपको नोड्स की और एंटी नोड्स की पोजीशन निकालते आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, एम्पलीट्यूड को 0 कर दो, आ जाएगा, ठीक। ये हो गया नोड्स के बारे में, बस नोड्स के बारे में इतना ही है। वो कभी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे अपनी जगह से। ये जो है हमारे प्रोग्रेसिव वेव के बिल्कुल उलट है, ठीक है। हमारा प्रोग्रेसिव वेव हर एक पार्टिकल को डिस्प्लेस करता है, हर एक पार्टिकल को मौका मिलता है कि वो वेव के जितना एम्पलीट्यूड है ना, उतना एम्पलीट्यूड तक हर एक पार्टिकल पहुंचता है।
अभी नहीं पहुंचा तो 2 सेकंड के बाद उसको मौका मिलेगा, लेकिन ज़रूर जाता है। स्टेशनरी वेव में वैसा नहीं होता है। देखते हैं, ये हो गया नोड के बारे में। अभी हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम है एंटी नोड। ठीक है, चलो दोस्तों, इसी स्टेशनरी वेव में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है जिनका और सिर्फ उनका ही क्या हो सकता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। यहाँ पे क्या है, सारे पॉइंट्स का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहाँ पे देखो, ये जो बीच वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट इतना ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इतना ऊपर जा रहा है, ये वाला इतना ऊपर जा रहा है। तो ऐसा पार्टिकल या ऐसा पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा उसके मीन पोजीशन से, ये रहा वो पार्टिकल। ये पार्टिकल को अपन क्या बोलेंगे, एंटी नोड बोलेंगे। AN से डिनोट करते हैं। ये वाला पार्टिकल निगेटिव हो तो भी चलेगा, इसको क्या बोलेंगे, एंटी नोड बोलेंगे। ये वाला पार्टिकल, इसको क्या बोलेंगे, एंटी नोड। ठीक है, बाकी के पार्टिकल भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं क्या, स्टेशनरी वेव की मैं बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये और एक डिफरेंस हो गया स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव के बीच में। अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। इन स्टेशनरी वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज डिफरेंट। कैसे, आगे बताता हूँ और। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंटी नोड होगा। ठीक है, देखो वही पार्टिकल है जो मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड तक गया था, वही मैक्सिमम निगेटिव तक जाएगा। ये जो मैक्सिमम निगेटिव तक गया था वही मैक्सिमम पॉजिटिव तक जाएगा। जो मैक्सिमम ये पॉजिटिव तक गया था वही जाएगा इधर। ठीक है, बाकी के पार्टिकल नहीं कर रहे हैं क्या SHM, बाकी के पार्टिकल भी SHM कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एंटी नोड्स कहाँ पे मिलेंगे वो वाला इक्वेशन ढूंढ लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मतलब क्या, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो +2 होगा, +2a, और मिनिमम होगा तो -2a, एक्सट्रीम पोजीशन वाले। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, उसको अपन इक्वेट कर देते हैं 2a cos 2π/λ(x), k की वैल्यू डाल दी मैंने 2π/λ इज इक्वल टू क्या सकता है, +-2a। ठीक है, 2a कट हो जाएगा, cos 2πx/λ +-1। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, 2πx/λ क्या हो सकता है, +-1 मतलब क्या, cos क्या हो सकता है, ये जो है cos +-1 कब होगा, जब ये पूरा 0 हो सकता है, पाई हो सकता है। ठीक है, cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है, वापस 2π क्या होगा 0, 3π क्या होगा -1। ठीक है, टेबल तो उस तरह से अगर इसको सॉल्व करते जाएंगे अपन, ठीक है, लैम्बडा को उधर बेचते जाएंगे, पाई कट करते जाएंगे, तो हमको मिलेगा ये तो 0 ही मिलेगा पहला, तो उसके बाद में λ/2 मिलेगा। इसको इक्वेट करो, देखो पाई कट, लैम्बडा उधर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, λ/2। ये वापस क्या होगा, लैम्बडा वापस क्या होगा 3λ/2। ऐसा मिलेगा किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो x की इन वैल्यूज़ पे हमें क्या मिलते जाएंगे, इस पर्टिकुलर स्टेशनरी वेव्स के एंटी नोड्स मिलते जाएंगे। इस पर्टिकुलर स्टेशनरी वेव के क्या मिलते जाएंगे, एंटी नोड्स। एंटी नोड्स क्या, ऐसे पॉइंट्स जो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जा सकते हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिया तो। ठीक है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक कहाँ तक जा सकता है, ये भाई +2a तक जा सकता है या फिर -2a तक जा सकता है। तो एम्पलीट्यूड को उससे इक्वेट कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। ये जो पोजीशन है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे है 0 पे बनेगा, उसके बाद में अलग अलग जगह पे बनेगा। सही है, तो ये रही हमारी एंटी नोड्स की पोजीशन। अलग अलग अगर आपको इक्वेशन ये चेंज करके दिया, इक्वेशन अगर आपको ये चेंज करके देते हैं और बोलते हैं कि चलो इसका निकालो एंटी नोड का पोजीशन, आप क्या करोगे, x वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखोगे, उसके सामने वाला एम्पलीट्यूड उठा लोगे, ये पूरा एम्पलीट्यूड है, इसको उठा लोगे और उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से इक्वेट कर दोगे। ठीक है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, और उसके हिसाब से x की वैल्यू आप निकालते जाओगे। ये है फेज और ये है पाथ, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही जो है वो उल्टा होगा किसके लिए, जब हमारा रिफ्लेक्शन होगा कुछ फिक्स्ड सरफेस से। ठीक है, आने वाला मैं सिर्फ अभी इसके लिए वेव बनाई है मैंने,
मैं अभी उसके लिए बता देता हूँ आपको कि वेव रिफ्लेक्ट होगी और स्टेशनरी वेव बनेंगे। इधर से जाने वाली वेव को हम बोलेंगे y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। उधर से जो आएंगी वेव उसको बोलेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। लेकिन रुक जाओ, अभी सरफेस जो है वो रिजिड है, ठीक है, हिलेगा नहीं। ऐसी वेव जाएगी तो ऐसी आती है, फेस डिफरेंस पाई का हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अगर ए है एम्पलीट्यूड तो ये क्या होगा माइनस ए, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस ए, ठीक है। इसका नेट निकालूँ मैं y1 बार प्लस y2 बार, लिखो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस करना है लेकिन ये माइनस होगा माइनस ए, क्योंकि माइनस साइन लगा पड़ा है आगे, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ए कॉमन निकाल लूँ, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये बुक में नहीं है आपके, ठीक। साइन सी माइनस साइन डी यूज़ कर लो, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। चलो डालते हैं, 2 आगे आ जाएगा, 2a कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, ये पूरा सी है ये पूरा डी है, ये सी ये डी, प्लस करना है, ये प्लस करेंगे तो के एक्स कट हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है वो कट हो जाएगा। 2 ओमेगा टी अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ओमेगा टी इंटू उसका बाद में क्या करना है साइन सी माइनस डी। सी माइनस डी जब करेंगे तो ओमेगा टी कट हो जाएगा, ये माइनस के एक्स और ये वापस माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स, करेक्ट है, ओके। उसको क्या लिखेंगे, और हाँ अपॉन 2 करेंगे तो ये कट हो जाएगा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। तो अभी एम्पलीट्यूड में कौन आ रहा है, अभी एम्पलीट्यूड में आ रहा है साइन और ये आ रहा है इधर क्या आ रहा है कॉस, ठीक है। वापस तुम इसको कैसे लिख सकता हो, माइनस 2a साइन के एक्स, अगर इसको साइन में लिखना है ओमेगा टी को तो लिख दो साइन ओमेगा टी ना π/2 माइनस थीटा, तो इसको लिख देना ऐसा π/2 माइनस ओमेगा टी। अगर इसको वापस ओमेगा टी माइनस π/2 करना है, ओमेगा टी माइनस π/2 अगर करना है, इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा इधर, और मैं इधर लिख दूंगा ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे बाद में, फिर इसमें ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड। आप टी की वैल्यू अलग अलग डालोगे, अलग अलग डालने के बाद आपको ऐसा अलग अलग जगह पे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये बुक में नहीं दिया है तो हम भी इतना नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है 2a साइन के एक्स। टी जब जीरो रहेगा तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा, क्यों, साइन 0 माइनस π/2 साइन माइनस 90 होगा कितना -1, ठीक है, -1 आगे आ जाएगा, माइनस 2a साइन के एक्स। यहाँ पे जो जीरो था पहले हमारी पहली स्टेशनरी वेव के लिए, अभी यहाँ पे ऐसा उल्टा ग्राफ बनेगा, ठीक है। उस तरह से आप बना सकते हो, ट्राई करना। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखना, मैं 2 मिनट में उसका एक्सप्रेशन आपको भेज दूंगा, ठीक है, या फिर उस पर एक वीडियो बना दूंगा। चलो तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है। स्टेशनरी वेव का हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया सुपरपोजिशन होने के बाद। उसके बाद में जो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड था उसके लिए स्टेशनरी वेव ऐसे हमने बना ली है। स्टेशनरी वेव के एग्जांपल्स क्या क्या है, देखो सबसे सिंपल एग्जांपल है 2 स्टिक्स लेना, ठीक है, उसके बीच में रबर बैंड फिक्स कर देना, ठीक है, लंबा वाला रबर बैंड, और उस रबर बैंड को ऐसे बीच से टिक कर देना। बीच से आप जैसे ही टिक करोगे ठीक से देखना लूप बनते नजर आएंगे, ठीक है। मान लो ये रबर बैंड है, पहले ऐसा बांध के रखा है, यहाँ पे बांधा हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया ऐसा छोटा सा टिक कर दिया तो इसका मोशन ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऊपर जाएगा ऐसा नीचे आएगा। जोर से करा, बड़ी फ्रीक्वेंसी दे दी, जोर से टिक करा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लूप बना है वो क्या बनेंगे, अभी 2 लूप बन जाएंगे ऐसे। ये एंड वाले पार्टिकल हमेशा फिक्स रहेंगे, क्या रहेंगे, वो नोड रहेंगे, ठीक है। और जोर से दिया, और जोर से अगर आपने उसको टिक करा तो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बनेंगे, बहुत सारे लूप बनते जाएंगे ऐसे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लूप बनते जाएंगे, दिखते जाएंगे। और किस पे दिखेगा, गिटार का जो स्ट्रिंग है,
ठीक है। गिटार का जब स्ट्रिंग को आप प्लग करते हो तो गिटार के स्ट्रिंग पे भी क्या बनता है, गिटार के स्ट्रिंग पे भी ये बनता है अपना स्टेशनरी वेव। टक करोगे वो आगे तक जाएगा गिटार के लास्ट तक, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, ठीक है, सुपर इम्पोजिशन होगा, वो साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसको बीट बोलते हैं, वो भी है आगे हमें वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने कभी कभी देखा होगा गिटार पे ना कुछ एक क्लिप आती है, वो क्लिप भी लगा देते हैं, क्लिप को वो थोड़ा नीचे करते हैं, अगर क्लिप मतलब पूरा स्ट्रिंग अगर उनको यूज़ करना हो गिटार का तो उस क्लिप नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको स्ट्रिंग का कुछ ही हिस्सा यूज़ करना हो और एकदम अच्छा साउंड इफेक्ट देना हो तो आप वो क्लिप यूज़ करते हैं गिटारिस्ट, आपने देखा होगा, वो क्लिप थोड़ा सा लगा के वो क्या करते हैं स्ट्रिंग की लेंथ कम कर देते हैं ताकि वेव जल्दी जाए, जल्दी आ जाए, ठीक है, उस तरह से वो भी देखेंगे बीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं वगैरह। लेकिन चलो अभी यहाँ पे देख लेते हैं प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव और यह स्टेशनरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे वेव क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। वेव क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफ़र करती जाती है। प्रोग्रेसिव वेव कभी रुकती नहीं है, प्रोग्रेसिव वेव स्टार्ट होगी जाएगी मीडियम में प्रोपोगेट होते ही जाएगी, वेव ट्रैवल होती जाएगी, उसके साथ साथ एनर्जी भी प्रोपोगेट होती जाएगी। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र कितना है, 0, या फिर एनर्जी इज बाउंडेड, एनर्जी आगे नहीं जाएगी क्योंकि वेव हमारी स्टेशनरी है। वेव अगर हमारी आगे नहीं जा रही है तो एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होगा। जो वेव है, ये जाने वाली वेव, ये आने वाली वेव, वो इम्पोज होगा। हमारी वेव जो है ना स्टेशनरी वेव, बस ऐसी जगह पे ऐसे होते रहेंगे पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल एट अ टाइम सारे नीचे आएंगे, सारे एट अ टाइम ऊपर जाएंगे, सारे एट अ टाइम नीचे जाएंगे, सारे एट अ टाइम ऊपर जाएंगे। पर्टिकुलर लूप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पर्टिकुलर लूप में। तो सबसे बढ़िया डिफरेंस है पहला तो कि प्रोग्रेसिव वेव आगे जाती है जब तक उसको कोई रोके ना, ठीक है। तो वो अपने साथ साथ क्या करती रहती है, एनर्जी ट्रांसफ़र करती रहती है। लेकिन स्टेशनरी वेव एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर जाती, एनर्जी किसी पर्टिकुलर लूप में बंध जाती है, ठीक है। एक मैं आपको बता के देता हूँ, ये जो है इसकी जो स्टेशनरी वेव बनेंगी फाइनल वो ऐसी बनेंगी। मान लो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, कौन सा सरफेस वो लेना देना नहीं है, दोनों जगह पे मान लो नोड बन रहे हैं, ठीक है। ऐसी जाएंगी हमारी और रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई, ऐसे लूप बनते हैं स्टेशनरी वेव में, ठीक है। तो इस स्टेशनरी वेव में क्या हो गया, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे ना वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं लेंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन हमेशा 0 रहेगा। वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे, नोड्स, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव में नो नोड्स एंड एंटी नोड्स। प्रोग्रेसिव वेव में कुछ ऐसा किस्सा ही नहीं है कि नोड्स और एंटी नोड्स प्रोड्यूस होंगे, बिल्कुल नहीं। ये नोड्स और एंटी नोड्स वाला किस्सा किस में आता है, नोड्स और एंटी नोड्स वाला किस्सा आता है इसमें, नोड्स एंड एंटी नोड्स प्रोड्यूस होते हैं किसमें, स्टेशनरी वेव में। थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड। प्रोग्रेसिव वेव का एक्सप्रेशन ए, बस साइन ओमेगा टी, खत्म बात, -kx + kx वो बात का, ठीक है। सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड कितना है, ये एम्पलीट्यूड वाली टर्म में कहाँ पे भी x नहीं दिख रहा, कहाँ पे भी x नहीं दिख रहा, तो सारे पार्टिकल्स जो है ये है हमारी प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। अभी क्या है, ये वाला यहाँ का पार्टिकल इधर एम्पलीट्यूड पे जा रहा है, ठीक है, इसके बाजू वाले का क्या है, कम है, लेकिन इसके पीछे से भी ये वेव कंटिन्यू है। जैसी वेव आगे जाती जाएंगी, अभी इसको भी मौका मिलेगा कि वो भी यहाँ तक आए, इसको भी बाद में मौका मिलेगा कि वो यहाँ तक, इसको भी बाद में मौका मिलेगा कि वो यहाँ तक आए, नीचे भी जाए। प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा होता है, प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल्स जो है वो मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड तक जा सकते हैं सारे। लेकिन इसमें स्टेशनरी वेव में ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड। समझ में तो आ गया होगा, कोई पार्टिकल्स है उनका एम्पलीट्यूड बिल्कुल भी 0 है, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स होंगे जहाँ पे एंटीनोड प्रोड्यूस होगा, ये वाले, ठीक है, वही और सिर्फ वो ही क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम और निगेटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम और निगेटिव मैक्सिमम तक जा सकते हैं। इनमें ना लूप बन जाता है, ये पर्टिकुलर लूप को देखो, ये जो बीच वाला पार्टिकल है वही सिर्फ यहाँ तक जा सकता है, ये वाला जो पार्टिकल है वो सिर्फ यहाँ तक जा सकता है। ये भी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, एसएचएम, ये भी क्या कर रहा है, एसएचएम, लेकिन इसका एसएचएम का एम्पलीट्यूड अलग है।
इसका एसीजेम का एम्पलीट्यूड अलग है, इसका कम है, इसका कम है, इसका और कम है, इसका और कम है, इसका और इसका 0 0 है, ठीक है। एंटीनोड पे जो पार्टिकल है, जो पॉइंट है, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उसके आजू बाजू एम्पलीट्यूड कम 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 0 नोड पे, ठीक है, ऐसा होता जाएगा, ठीक। लेकिन प्रोग्रेसिव में ऐसा नहीं होता है, हर एक पार्टिकल को चांस मिलता है कि हर एक क्या जाए ऊपर ऊपर। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मैंने लिखा था 2a cos 2πx/λ, x चेंज कर दो मतलब पार्टिकल की पोजीशन चेंज कर दो, एम्पलीट्यूड चेंज होते जाएगा, ठीक है। एंटी नोड्स का क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, नोड्स का 0 होगा, और बीच वालों का क्या होगा, बीच वालों का होगा बीच में, ठीक है, 0 to मैक्सिमम के बीच में। अभी देखना क्या है, ये जो है हमारा प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। ऑल क्या है, पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, यहाँ पे क्या होगा, ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड, लिख चुके, ठीक है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड होता है। अभी हम बात करेंगे फेज की, अभी हम बात करेंगे फेज की। फेज मतलब क्या, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेव में अलग अलग पार्टिकल का फेज अलग अलग होता है, अलग अलग पार्टिकल का फेज अलग अलग होता है। प्रोग्रेसिव वेव में ये देखो, ये वाली टर्म, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे है, तो x की वैल्यू चेंज होते जाएंगी, ये ब्रैकेट चेंज होते जाएगा, और साइन के एंगल, साइन के अंदर जो एंगल है, साइन के अंदर जो एंगल है वो चेंज होते जाएगा, और साइन के अंदर वाला वो जो टर्म है ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसी को पूरे को अपन क्या बोलते हैं, उसी को पूरे को अपन बोलते हैं फेज इन SHM, ठीक है। तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज कर दो, आपका क्या चेंज हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा, किसमें, प्रोग्रेसिव वेव में, ठीक है। देखो ना अलग अलग का, ये देखो, ये पार्टिकल जो है वो 0 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, ये पार्टिकल जो है अभी मैक्सिमम से नीचे आने की कोशिश करेगा, ये पार्टिकल है 0 से ऊपर, ये पार्टिकल 0 से नीचे आने का ट्राई करेगा, ठीक है। अलग अलग पार्टिकल अलग अलग तरीके से करता है, ठीक है। अलग अलग पार्टिकल का फेज अलग अलग रहेगा, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग है। ये वाली टर्म चेंज हो जाएगी, मतलब क्या चेंज हो रहा, फेज। प्रोग्रेसिव वेव को लिखो आगे, इसको साइन ओमेगा टी, एक्स बाई किस में आता है, एक्स बाई आता है एम्पलीट्यूड में, ठीक है। तो एक्स चेंज तो एम्पलीट्यूड चेंज पहले ही लिख चुके हैं। साइन ये जो है इसके अंदर कौन है, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा टी है। इसका मतलब क्या है, स्टेशनरी वेव में फेज का कुछ चक्कर ही नहीं है, ठीक है। एक लूप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो एक लूप है, जो एक लूप है, ठीक है, इसमें ध्यान से रखना। अभी मैं क्या बात करता हूँ, यहाँ पे देखो ग्राफ अभी भी है, सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट एट अ टाइम 0, ठीक है। इधर भी सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट एट अ टाइम 0। ऐसा प्रोग्रेसिव वेव में कभी नहीं हो सकता, कभी भी। देखो अगर कुछ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो कुछ मैक्सिमम पे है, कुछ थोड़े पे है, कुछ थोड़े पे है, कुछ थोड़े पे, यहाँ पे ये पार्टिकल 0 पे है, कुछ थोड़े पे, कोई निगेटिव पे है, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेसिव वेव पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सारे पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो 0 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी में पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी में। ऐसा किस्सा प्रोग्रेसिव वेव में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, और अभी क्या बात कर रहे हैं अपन, लूप देखो। इस लूप में जो है हर एक पार्टिकल जो है इधर का आधे लूप का, वो सारे पार्टिकल्स एट ए टाइम ऊपर उठेंगे, सारे पार्टिकल्स एट ए टाइम ऊपर उठेंगे। और स्टेशनरी वेव जो है उसको ठीक से देखना, ठीक है, ठीक से देखो उसको। सारे पार्टिकल्स यहाँ से एट ए टाइम उठेंगे, ठीक है। और बाद में यही पार्टिकल्स अभी इधर जब नीचे जाएंगे तो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, एट ए टाइम नीचे जाएंगे। इस लूप में ये वाले पार्टिकल्स एट ए टाइम ऊपर उठेंगे, ठीक है, ऐसा। तो स्टेट ऑफ मोशन सारे पार्टिकल्स की कैसी है, ये हर एक पार्टिकल, इस लूप का हर एक पार्टिकल एट अ टाइम 0 से ऊपर उठ रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाने का ट्राई हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, बाद में वही पार्टिकल्स 0 से मैक्सिमम निगेटिव तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसा नहीं है, एक पार्टिकल 0 से मैक्सिमम तक जाएगा, तब दूसरा पार्टिकल क्या होगा, उसी लूप के अंदर का दूसरा पार्टिकल मैक्सिमम से नीचे आने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेव में है ना, प्रोग्रेसिव वेव में फेज अलग अलग होगा हर एक पार्टिकल का। लेकिन इसमें एक लूप की बात करें,
वन लूप में, अगर एक लूप में है तो सबका फेज क्या है, सेम है। फेज मतलब याद रखना स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन क्या है, यहाँ से तो आप क्लियर कर ही सकते हो, ठीक है, कि एक लूप का जो है वो स्टेशनरी वेव में फेज जो होगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल का फेज अलग अलग होता है, क्योंकि एक आ जाता है इसमें, पार्टिकल अलग अलग मतलब पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे देखो इस लूप में, अभी इसके बारे में बात करेंगे स्टेशनरी के बारे में। इस लूप में सारे पार्टिकल जीरो से ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। इस लूप के अंदर सारे पार्टिकल जीरो से नीचे जा रहे हैं। तो ये वाला लूप में पार्टिकल और ये वाले लूप के पार्टिकल, ये है जीरो से ऊपर, ये है जीरो से नीचे, तो इनमें फेज डिफरेंस कितने का आ गया बता सकते हो। एक मान लो ऐसा है और एक है ऐसा, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है पाई। तो एडजेसेंट लूप के बीच का बहुत ही जरूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एडजेसेंट लूप में जो पार्टिकल्स है उनका फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई होगा, ठीक है। और इन द सेम लूप में रहेगा तो फेज डिफरेंस जीरो होगा, मतलब फेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल का फेज क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। एक वेव की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी वेव, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर ये है प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो यहाँ का पार्टिकल और यहाँ का पार्टिकल, इनका फेज क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सारे पार्टिकल लूप ये हो या वो ये हो, सारे पार्टिकल्स का क्या है, फेज अलग अलग होता है प्रोग्रेसिव वेव में। लेकिन स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता। इस पर्टिकुलर लूप में सारे जीरो से ऊपर उठेंगे, सारे जीरो से ऊपर एट अ टाइम उठ रहे हैं, यहाँ पे सारे जीरो से नीचे एट अ टाइम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जीरो से नीचे, ये भी जीरो से नीचे, ये भी जीरो से नीचे, जीरो से नीचे, जीरो से नीचे, तो मतलब क्या है, सारों का फेज सेम है पर्टिकुलर लूप के अंदर जो भी है, ठीक है। और ढंग से बताता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। मान लो क्या था यहाँ पे लिखा मैंने, सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड। कहाँ पे ड्रॉ करूँ, चलो इधर ड्रॉ करता हूँ मैं। मान लो ये है स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करी मैंने, ऐसा एक ही वेव लेते हैं। यहाँ के पार्टिकल्स क्या हो रहे, एट अ टाइम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जीरो से ऊपर, यहाँ पे एट अ टाइम जीरो से नीचे। तो मान लो एक पार्टिकल है ए, दूसरा पार्टिकल है बी, तीसरा पार्टिकल है सी, चौथा पार्टिकल है डी। आपको अगर पूछा पार्टिकल ए और पार्टिकल बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है, पार्टिकल ए और पार्टिकल बीच में बी के बीच में, ये है स्टेशनरी वेव, ठीक है। पहले तो ए और बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, ए और बीच में फेज डिफरेंस रहेगा जीरो, क्योंकि दोनों भी एट अ टाइम जीरो से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही पूछा सी और डी के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, सी और डी के बीच का फेज डिफरेंस है जीरो, क्योंकि दोनों भी एक ही लूप में है। एक ही लूप में रहेगा तो दोनों का फेज सेम रहेगा, ठीक है। ये है एक लूप और ये है अनदर लूप, दूसरा लूप। दोनों पार्टिकल ए और बी एक ही लूप में है तो फेज डिफरेंस जीरो, सी डी एक ही लूप में है तो फेज डिफरेंस जीरो। अगर पूछा ए और सी का फेज डिफरेंस, बोलोगे पाई, ठीक है। बी और डी का फेज डिफरेंस बोलोगे पाई, ठीक है। इस तरह से पहचानना, जब दो पार्टिकल्स एक ही लूप में होंगे तो फेज डिफरेंस जीरो, जब दो पार्टिकल्स अलग अलग लूप में होंगे तो फेज डिफरेंस पाई का होगा, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेव में इतना ही था। और हाँ, अगर आपको बोलना हो नोड्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना होगा, दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा, दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा λ/2। उसी तरह से यहाँ पे चेक करते हैं एंटी नोड, ठीक है। ये एक एंटी नोड है और ये एक एंटी नोड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो। यहाँ पे अगर लैम्बडा में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख के बताया था मैंने, 0 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4। मतलब देखो इतना पूरा क्या हो गया, यहाँ तक 4 λ/4 आया, मतलब लैम्बडा हो गया। वेव एक पूरी वेव लेंथ हो गई, ठीक है। तो ये λ/4, ठीक है, बाद में ये 2 λ/4, ये 3 λ/4। सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस, वो भी क्या होगा, λ/2। नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस होगा λ/2। एंटी नोड और सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्प्लेसमेंट भी, या फिर डिस्टेंस कितना होगा, λ/2। लेकिन अगर आपको पूछा एक नोड और एक एंटी नोड, इनके बीच का डिस्टेंस अगर पूछेंगे तो वो क्या लिखना, λ/4। सिंपल है, दिख रहा। यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है,
ये आधा वेव है मतलब लैम्बडा बाय 2, ये आधे का भी आधा है, आधे का भी आधा है मतलब लैम्बडा बाय 4। ठीक है, इस तरह से। और नोड एंटी नोड का चक्कर किस में नहीं रहेगा, नोड एंटी नोड का चक्कर आपका प्रोग्रेसिव वेव में नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेशनरी वेव कैसे बनती है, नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं, स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव में डिफरेंस क्या क्या होता है। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।